नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा। अपन ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं। इसका अपन 2 चैप्टर कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर आज अपना वीडियो के माध्यम से अपन प्रारंभ करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि दोनों चैप्टर आपने अच्छे से देखे होंगे और पहले चैप्टर के मैंने नोट्स भेज दिए तो कर लिए होंगे आप लोगों ने। सभी बच्चे अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को चालू रखें और अपना कोर्स भी लें ताकि अपन 12th में अच्छे से नंबर गेन कर सकें। 12th क्लास है वह अपने आप में महत्वपूर्ण क्लास होती है और अच्छे नंबर लाना अपने भविष्य को तय करता है। तो अपन पढ़ाई करें शांति से, ऑनलाइन क्लास में भी करें और वीडियो के माध्यम से भी करें। अपना तीसरा चैप्टर मानव विकास, अपन ने पहला चैप्टर पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर जनसंख्या वृद्धि घनत्व और प्रवास और परिणाम, वो सारे अपन ने उसमें देखे। अब अपन देखते हैं कि मानव ने विकास किस प्रकार किया। धीरे धीरे अपन नदी घाटियों की जो सभ्यताएं हैं वो पढ़ते हैं, फिर आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे युग आए और धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, अपना विकास किया। तो मानव जो वर्तमान में जो विकास की परिसीमा तक पहुंचा है वो कैसे पहुंचा उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्योंकि अपन 12th में मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल में मानव के विकास का अध्ययन हम करेंगे। देखो, 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी मां का हाथ बटाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि एक समय ऐसा था जब स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। उसके भाई वगैरह तो स्कूल जाते थे लेकिन वह घर के कामकाज में ही लगी रहती थी, जिसके कारण से वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। और जब उसके सामने कठिनाई आई तो वो क्या, सक्षम नहीं हो सकी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई थी। इसके कारण से उसे उपेक्षा का सामना करना पड़ा और जब विधवा हो गई तब भी वह कुछ काम काज करने के योग्य नहीं रही। तो ससुराल वाले उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। उसका भाई पढ़ा लिखा था जिसके कारण से भाई सक्षम रहे और उसने उसकी सहायता की। तो ये अपन क्या पढ़ते हैं कि अगर स्त्री शिक्षा ग्रहण नहीं करती है और विकट परिस्थितियाँ आती है तो व्यक्ति संभल नहीं पाता है। तो ये उस दौर की बात है जब स्त्री शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और स्त्री को ये कह के रोक दिया जाता कि तुम्हें क्या करना है ना। तो इस प्रकार की जो धारणाएं थी वह अब धीरे धीरे समाप्त होती चली गई है, क्योंकि मानव ने विकास कर लिया है। लोगों की जो वैचारिक विकास है वो भी हुआ है और प्रौद्योगिकी विकास भी हुआ है। तो आज अपन जो माहौल देखते हैं उसमें स्त्री शिक्षा को महत्व दिया जाता है। तो अपन उस दौर की बात कर रहे हैं जिस दौर में स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसे उसी नगर ने जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया। यानी कि वह अब दिल्ली जैसे महानगर में रहने लगी जो कि उसे आकर्षित करती थी। यानी कि वहाँ की जो सुख सुविधाएं थी, जो वहाँ का भौतिक वातावरण था वह उसको आकर्षित करता था और धीरे धीरे वहाँ पर जो महानगर का जो कठिनाई भरा जीवन था वह पहले तो उसने उसको आकर्षित किया लेकिन बाद में उसका उससे भी मोह भंग हो गया, क्योंकि बहुत सारी महानगर में जितनी सुविधाएं होती है उसके साथ उतना भी संघर्ष भी होता है। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुंगी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। अपन एक तरफ बहुत विकास देखते हैं और विकास अपने को आकर्षित भी करता है, लेकिन उसके पीछे जो शाह दृश्य है उसको अपन देख नहीं पाते। तो जैसे ही वह दिल्ली में पहुंची तो उसने इस प्रकार का जो दृश्य देखा जो उसके मोह को भंग कर देता है। यानी कि विकास के साथ जो समस्याएं भी है वो किस प्रकार आती हैं। वह सोचा करती थी, क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्न पैदा करता है?
आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। अपन देखते हैं जब बड़े शहरों में जाते हैं तो कुछ लोग इतने अमीर होते हैं कि जिनके पास सारी सुख सुविधाएं होती है और कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उन्हें कूड़े से उठाकर खाना खाना पड़ता है। तो इस प्रकार के विरोधाभास जो शहरों में देखने पड़ते हैं उसको लेकर उसके सामने दृश्य आने लगे और उसको समझने की कोशिश करने लगी। इस कहानी में उल्लेखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? तो अपन ये जब इस कहानी को अपन पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं क्या विकास एक पक्ष का ही विकास कर पाता है या एक ही का पक्ष लेता है, दूसरे पक्ष को वो नहीं देखता है। क्योंकि विकास के साथ बहुत सारी समस्याएं जैसे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि का निम्नीकरण है, यानी कि कुल मिला के जो इकोलॉजी सिस्टम है वो डगमगा जाता है। तो क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? क्या वह केवल उन्हीं लोगों का विकास करता है जिनके पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है? तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो उठने तय है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में संसाधन है और उनका ही विकास होता है, वो विकास की ओर अग्रसर होते हैं या जो सुख सुविधाओं का उपभोग है कुछ ही वर्ग के हाथों में रह जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृद्ध शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक शिक्षा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों को अपन जब देखते हैं तो अपन कहते हैं विकास है। आज अपन जैसे एक गांव के व्यक्ति अगर शहर में जाता है तो वो बड़ी चकाचौंध महसूस करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखता है, मेट्रो में सफ़र करता है, ऐसी होटल्स में ठहरता है या बड़ी इमारतों को देखता है, तो उसे यूँ लगता है कि विकास है, लेकिन वह विकास के दूसरे पक्ष को नहीं देख पाता है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं। यानी कि अब विकास जो मापा जाता है वह किस प्रकार मापा जाता है? वस्तुओं के आधार पर, या अपन ये कह सकते हैं भौतिकीकरण जो है वो विकास है, इसके आधार पर ही विकास को मापा जा रहा है। किंतु ये विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। तो ये केवल विकास का एक तरफा पक्ष है, अपन इसके दूसरे पक्ष को नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, केवल अपन विकास को देखकर भ्रमित हो जाते हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन इसके दूसरा पक्ष अपन ये देखते हैं कि भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, जल का स्तर निम्न से निम्नतर होता जा रहा है, लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल पा रही है, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत सारे लोग फुटपाथों पर निवास करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उचित शिक्षा नहीं ग्रहण करते, भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। तो ये जो दूसरा पक्ष है वो बड़ा शाह पक्ष अपने को देखने को मिलता है। इसे प्राय विकास का पश्चिमी अथवा यूरोपीय मतलब अपन इसको कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण को माना गया है कि ये जो विकास है वो पश्चिम के देशों के जैसा है। तो इस प्रकार विकास के जो केवल एक पक्ष देखना उचित नहीं है। तो पश्चिम का विचार कहा जाता है भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। भारत बहुत दिनों तक गुलाम रहा और उपनिवेशवाद का यहाँ पर सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत के लिए विकास के अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। तो जो भारत का विकास है वह या तो अवसरों की उपेक्षा का कारण रहा होगा या उन्हें कुछ चीज़ों से वंचित किया होगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ हैं। यानी कि
भारत जैसे देश में बहुत सारी असमानताएं देखने को मिलती है। एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत अधिक विकास देखा जाता है, लेकिन दूसरे क्षेत्र में विकास नहीं देखा जाता। विशाल गाँवों का क्षेत्र है जहाँ पर आज भी विकास नहीं है, जिसमें पेयजल, जैसे नगरों में गंदी बस्तियाँ हैं, है ना। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र है और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियाँ हैं, जिसमें पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचना इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यानी कि ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को तो उपलब्ध है, जो कि एक छोटा भाग है, लेकिन जो अधिकांश जनसंख्या है उनके लिए ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक प्रतीत होती है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। यानी कि ये जो बहुत सारे जो लोग हैं वो आज भी समाज के हाशिए पर है, यानी कि एक किनारे कर दिए गए हैं, जिनकी वहाँ पर किसी तरह की पहुँच नहीं होती है, या उनको इतना योग्य नहीं माना जाता है, या उनको अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, या उनको इन असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। सबसे ज़्यादा जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो स्त्री को करना पड़ता है, महिलाओं को करना पड़ता है। ये भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई है। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश है। अपन शहरों में गंदी बस्तियों में अगर जाके देखते हैं तो वहाँ पर जो दृश्य अपने को देखने को मिलता है तो वो ऐसा लगता है कि ये जीने योग्य स्थान नहीं है, लेकिन लोगों को मजबूरी में रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ चले तो जाते हैं और उन गंदी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास इतने संसाधन नहीं है। तो इस प्रकार का दृश्य अपने को देखना पड़ता है। तो विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है, जिसका निरंतर मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरण प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिकी संकट का कारण है ना। विकास के साथ साथ बहुत सारे प्रदूषण भी विकास के साथ बढ़े हैं। आज अपन बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को देखते हैं जिसमें बहुत सारा उत्पादन होता है, जिसके कारण से हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन रोजगार के साथ में लोगों को प्रदूषण भी मिल रहा है। जैसे बड़ी फैक्ट्रियों में जितने भी जो नाले होते हैं गंदे पानी के, वो क्या करते हैं, नदियों में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे नदियों का पानी दूषित होता है और नदियों के पानी में जो जीव जंतु रहते हैं वो इन दूषित पानी के कारण से खत्म होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी सिस्टम जो है वो डगमगाया जा रहा है, और इस गड़बड़ी के कारण से ही बहुत सारे प्रदूषणों या बहुत सारी बीमारियों का अपने को सामना करना पड़ता है। वही पानी अपने को पीने को मिलता है, जिसके पीने के कारण से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती है, पीलिया हो जाता है, आंखों से संबंधित बीमारियां हो जाती है, चर्म रोग हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो पारिस्थितिकी संकट का कारक है, वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य के गिरावट के लिए 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत है। सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण। तो पहला कारण क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि प्रदूषण हो रहे हैं, इससे संबंधित परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य के गिरावट के 3 अंतर संबंधित प्रक्रियाएं, यानी कि जो निर्धन लोग हैं उनके सामर्थ्य में गिरावट किन कारणों से आ रही है। तो पहला कारण क्या बताया है, सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण। यानी कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिनमें इसके कारण से इनमें सामाजिक जो सामर्थ्य है वो कम हो जाता है, और जो अपने जो पारिवारिक बंधन है या सामाजिक संबंध होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने के कारण से खत्म हो जाते हैं, या ढीले हो जाते हैं, या अपन यह कह सकते हैं दुर्बल हो जाते हैं, जिसके कारण से ये समस्याएं सामने आती है। दूसरा है पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी, प्रदूषण के कारण।
विकास के साथ साथ बहुत सारे प्रदूषण भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक कारण है। तीसरा है व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी, बढ़ती बीमारियां और दुर्घटनाओं के कारण। अब व्यक्ति दूषित वातावरण में रहेगा तो क्या होगा, उसका सामर्थ्य कम हो जाएगा, बीमारियों के कारण से वह उतना सामर्थ्य नहीं रह पाएगा या उसका शरीर इतना काम नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। तो इसके कारण से व्यक्तिगत सामर्थ्य में भी कमी आती है। उसके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपन विकास तो कर रहे हैं लेकिन जो हमें मिल रहा है वह कम गुणवत्ता वाली वस्तु अपने को मिल रही है, जिससे मानव विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगर दूषित पानी पिएंगे, भले ही अपन अच्छे घर में रहते हों, लेकिन दूषित पानी पिए तो क्या हुआ, अपन बीमार पड़ गए। तो वो अच्छा मकान अपने किस काम का, जिसमें अब बीमार होकर रहते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा सकता है। यानी कि कहीं न कहीं विकास ने एक सामंजस्यपूर्ण कार्य नहीं किया है। विकास हुआ है लेकिन विकास के साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी सामने आए हैं जो जीवन को कठिनाई में डालने वाले होते हैं, या प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये सारी समस्याएं अपने को देखने को मिलती है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है? क्या विकास इन संकटों को उत्पन्न करता है? तो बहुत सारा अपन ये कह सकते हैं, हाँ, बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि इन समस्याओं के उत्पन्न होने के कारण से अपने को विकास रोक देना चाहिए, नहीं, विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास इस प्रकार होना चाहिए कि पहले उससे होने वाले संकट का अवलोकन कर लिया जाना चाहिए और उसका निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। प्रबलन और स्थिरीकरण करता है, यानी कि ये इन समस्याओं को बढ़ाता भी है और इनको स्थायित्व देता है। तो इस प्रकार ये सोचा गया है कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा, जो मानव विकास, प्रादेशिक विषमता और पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाया जाए। यानी कि इन मुद्दों को मानव विकास के साथ में उठाया जाना चाहिए, ताकि मानव का विकास हो लेकिन उन्हें समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। ये रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटिक्रम भी बनाती है। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण बढ़ता है। देखो अपन इसको आगे पढ़ेंगे, यानी कि पूरे विश्व लेवल पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि मानव विकास किस प्रकार होना चाहिए। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है जिसमें मानव विकास में मानव का जो विकास है, शिक्षा कैसी है, उसका आर्थिक स्तर कैसा है, उसका स्वास्थ्य स्तर कैसा है, इन सभी की रिपोर्ट की जाती है, जिसके आधार पर मानव के विकास का आंकलन किए करते हैं। अब देखो मानव विकास क्या है, नीचे दे रखा है, परिभाषाएं दे रखी है। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। तो मानव विकास क्या है? मानव विकास किसी एक पक्ष का विकास नहीं देखता। मानव विकास उसके आर्थिक विकास को भी देखता है, उसके सामाजिक विकास को भी देखता है, उसके स्वास्थ्य विकास को भी देखता है, उसके शिक्षा को भी देखता है, उसके पर्यावरण को भी देखता है। तो इस प्रकार सभी पक्षों को देखते हुए मानव विकास का आंकलन किया जाता है। तो इस प्रकार लोगों के विभिन्न प्रकार के विकल्पों की श्रेणी में विस्तार मानव विकास का सर्वाधिक सार्थक पक्ष है। लोगों के विकल्पों में अनेक प्रकार के अन्य मुद्दे हो सकते हैं, किंतु दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, शिक्षित होना और राजनीतिक स्वतंत्रता, गारंटीकृत मानवाधिकार और व्यक्तिगत आत्मसम्मान से युक्त शिष्ट जीवन स्तर के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुँच जैसे मानव विकास के कुछ मुद्दों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। यानी कि विकास हो लेकिन ये सारी सुविधाएं एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उसे अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उसे अच्छी जो पर्यावरणीय वातावरण मिलना चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसे राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, उसे
गारंटी के साथ मानव अधिकार भी मिलने चाहिए, उसे व्यक्तिगत आत्मसम्मान भी मिलना चाहिए और ये जितने भी जो विकल्प हैं वो सारे व्यक्ति को मिलने चाहिए, तब अपन ये कह सकते हैं कि हाँ विकास हो रहा है मानव का। अगर इनमें से मान लो अपन ये कह सकते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही है तो अपन ये कह सकते हैं विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ये देखा कि विकास किस प्रकार का होना चाहिए। चलिए तो लोकतंत्रीकरण, लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। इसके अतिरिक्त ये भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, यानी कि विकास इस प्रकार होना चाहिए कि व्यक्ति का ध्यान रखा जाए कि विकास से इसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं विकास से लोगों के बीच रखकर जैसा कि पहले होता है। यानी कि जब विकास होता है तो इसमें व्यक्ति केंद्र में होना चाहिए, ना कि लोगों के बीच में विकास केंद्र में होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यानी कि विकास तो हो लेकिन लोगों को इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे सारे सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और मानवीकृत माहौल उसे मिलना चाहिए। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक अपनी पाठ्य पुस्तक में इन संकल्पनाओं, सूचकों और मानव विकास के उपागमों तथा सूचकांक के परिकलन की विधियों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। आइए अध्याय में हम भारत पर इन संकल्पनाओं और सूचनाओं के अनुप्रयोज्यता को समझें। यानी कि अब अपन जो पढ़ेंगे मानव विकास में, आगे वाला जो वीडियो आएगा अपन भारत में मानव विकास को पढ़ेंगे, यानी कि भारत में जो मानव विकास है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार की समस्याओं का उसे सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।